हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको लग रहा होगा कि मैं इस प्रकार के चश्मे पहनकर क्यों आया हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपके सामने मैं चश्मे में आया था। अब मैं इसको खोल रहा हूँ और एक विशेष सूचना ये दे रहा हूँ दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल देख रहे हैं और यदि आप नॉन टेक है या आपको इससे कोई संबंध नहीं है टेक्निकल से, तो आप हमारे चैनल की इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन के बटन को दबाकर आप ऑल कर दीजिए ताकि मेरा सारे वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों, अक्सर हम 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाया करते थे, लेकिन हमारे स्टूडेंट को डिमांड के आधार पर हमने लेंथी वीडियो लाए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानकारियाँ आपको एक जगह मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वेल्डिंग के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेल्डिंग दो धातु के पार्ट्स को जोड़ने के लिए होते हैं। हम आपके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी साथ में लाए हैं, कुछ चीज़ें साथ में लाए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक वेल्डिंग का होल्डर है, इससे हम वेल्डिंग करते हैं। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये वेल्डिंग का ग्लास है, सब कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है। दोस्तों, दो धातु के पार्ट्स को तीसरे धातु से जोड़ना या दो धातु को सेम धातु के द्वारा जोड़ना या दो धातु के पार्ट्स को एक धातु के साथ दूसरे धातु को जोड़ना, ये सब वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग एक परमानेंट फास्टनर है, अर्थात यदि हम इसे कर देते हैं तो हम उसे दोबारा सुरक्षित नहीं निकाल सकते। इसके अतिरिक्त हम यदि ब्रेजिंग देखेंगे तो ब्रेजिंग को भी हम स्थायी वेल्डिंग के रूप में मानते हैं, लेकिन रिविटिंग जो है वो अर्धस्थायी है और नट बोल्ट ये अस्थायी होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वेल्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वेल्डिंग जहाँ पर एक सुई निर्माण होता है या भवन निर्माण, पुल निर्माण या कोई इंडस्ट्रियल हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, वेल्डिंग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो एक छोटे से सुई बनने वाले निर्माण से लेकर हवाई जहाज बनने वाले उद्योगों में हर जगह वेल्डिंग का यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर हम देखेंगे तो वेल्डिंग सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक आर्क वेल्डिंग, दूसरा गैस वेल्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर कई प्रकार के विभाजित किया गया है। अब हम बात करेंगे उसी के ऊपर। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना ज़्यादा बोर्ड का कोई रोल होगा और ना ही कोई डिजिटल कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके दिल तक जाऊँगा, आपके हर दिमाग में एक एक चीज़ को बैठाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पहला आता है दोस्तों, जोड़ के आधार पर वेल्डिंग। तो देखिए, जोड़ के आधार पर वेल्डिंग मतलब दो धातु को कैसे जोड़ेंगे, क्या सेम है या दो धातु अलग अलग है, इसके आधार पर। दूसरा आएगा दबाव के आधार पर, क्या ये प्रेशर है या नॉन प्रेशर है। और तीसरा आएगा ताप के आधार पर, ये किस प्रकार के टेम्परेचर से वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वो भी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑटोजीनियस। कौन सा वेल्डिंग है ये? जोड़ने के आधार पर हम दो धातु को जैसे जोड़ते हैं उसे ऑटोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो नाम से बोला जाता है। आप कॉपी पेन ले लीजिएगा। ऑटोजीनियस वेल्डिंग वो होता है जिसमें जोड़े जाने वाले दोनों धातु सेम होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि ये धातु एमएस है तो ये धातु भी एमएस है। तीसरा जो आप इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ये वाला, वो भी एमएस का ही होगा। अर्थात इसमें जोड़े जाने वाले तथा जुड़ने वाले धातु दोनों ही सेम होता है। इसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में दो अलग अलग धातुओं को हम किसी दो कॉम्बिनेशन मेटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक धातु ये है, एक धातु ये है। इन दो धातु ये एमएस का है और ये अलॉय स्टील का है, जैसे स्टेनलेस स्टील। तो हम दोनों को इस प्रकार से जोड़ना चाहते हैं, तो इस दोनों धातु को जोड़ने की विधि को हम बोलेंगे, यहाँ पर हम इस जैसे जोड़ेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो इसे हेट्रोजीनियस के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि दबाव के आधार पर किस प्रकार से वेल्डिंग होता है। तो देखिए दोस्तों,
दबाव मतलब होता है कि यदि आपको यहाँ दबाव देना पड़ रहा है दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए तो दबाव वेल्डिंग होगा। तो दबाव के आधार पर एक दबाव वाला होता है, एक बिना दबाव वाला होता है। अब आता है कि यदि आपके पास दो पार्ट्स इस प्रकार से है और आप यहाँ पर इतना हीट जनरेट करते हैं कि ये दोनों धातु पिघल जाती है, एकदम तरल अवस्था में आ जाती है, तो उसे बोलेंगे फ्यूज़न। फ्यूज़न वेल्डिंग में दो धातु को जोड़ने के लिए उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर लिया जाता है ताकि ये दोनों पिघल कर जुड़ जाए। तो इसमें दोनों जोड़े जाने वाले धातु और जिससे हम लोग फिलिंग करेंगे, जिससे जोड़ेंगे, वो भी एकदम तरल अवस्था में आ जाती है और फ्यूजन हो जाती है। इसीलिए इसमें कोई भी प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्यूज़न वेल्डिंग नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है। फ्यूज़न वेल्डिंग नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है। लेकिन यदि हम दूसरे वेल्डिंग की बात करें, जैसे कुछ वेल्डिंग ऐसी भी होता है जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग वगैरह, जिसमें हम दो धातु को तो गर्म करते हैं, इसके दोनों एज को गर्म करते हैं और एक फोर्स भी अप्लाई करते हैं इसमें। समझ में आया कि नहीं? दो धातु को इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलने से पहले वाला अवस्था में आ जाए और हम यहाँ एक फोर्स जनरेट कर दिया, तो उसको बोलेंगे नॉन फ्यूज़न अथवा प्रेशर वेल्डिंग। नॉन फ्यूज़न अथवा प्रेशर वेल्डिंग, क्योंकि ये पूरा पिघला नहीं है और हमने इसमें प्रेशर अप्लाई किया, इसलिए इसे नॉन फ्यूज़न प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। दैट मीन्स नॉन प्लास्टिक वेल्डिंग में प्रेशर आता है, तो ये तो हो गया। एक वेल्डिंग ऐसा आता है दोस्तों जिसमें हम दबाव डालते हैं, फोर्ज वेल्डिंग। फोर्जिंग आपने देखा है ना, फोर्जिंग आपके गांव मोहल्ला शहर के आसपास बहुत सारे जगह में आपको दिखेंगे। बहुत सारे औजारे बनाए जाते हैं, गैंची, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये सब चीज़। पहले के ज़माने में आप यदि देखेंगे राजा महाराजाओं का किले होते थे। अब जो भी आपके नज़दीक शहर होंगे उसके आसपास के किले होते होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े तोप बनते थे, बड़े बड़े हथियारे, भाले वगैरह बनते थे। तो उसमें क्या होता था, कोई भी पार्ट्स को जोड़ने का जो मेथड होता था उसमें आज भी होता है। उसमें क्या करते हैं, पहले जैसे मान लीजिए एक 6 फीट का रॉड है, उसमें 5 फीट और जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इसके एक सिरे को इस टाइप से डॉपटेल के खांचे का जैसे बनाएंगे, दूसरा वाला जो है भाले के टाइप के, इसमें इस प्रकार से बांध के इसको लॉक कर देते हैं और फिर उसको पीट पीट के फिर एक जैसे बना देते हैं। जैसे कि कचौड़ी बनाते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक आटा के लोई को चट्टा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या डालते हैं, दाल वगैरह डाल देते हैं, फिर उसके मुंह को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो निशान रहते हैं उसको बार बार घुमा घुमा के उसको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद फिर उसको फिर से बेल देते हैं। तो इसी प्रकार से आटा जब गूंथते हैं तो भी बहुत सारे दरारें रहती है, तो उसको इस प्रकार से छुपाया जाता है। पहले डॉपटेल बना दिया जाता है, उसके अंदर ज़्यादा दरारों को छुपा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसको बराबर कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये प्रेशर का मेथड है, इसमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आप फ्यूज़न और नॉन फ्यूज़न समझ गए। जहाँ पर फ्यूज़ हो रहा है वहाँ पर फ्यूज़न वेल्डिंग है, मतलब प्रेशर नहीं लग रहा है, और जहाँ पे फ्यूज़न नहीं हो रहा है वहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसको हम लोग प्रेशर वेल्डिंग बोलेंगे। दोस्तों, ताप के आधार पर जो वेल्डिंग होते हैं वो रासायनिक विधि होता है और विद्युत विधि होता है और मैकेनिकल मेथड होता है। इसमें हम लोग एक एक करके तीनों के ऊपर बात करेंगे। रासायनिक वेल्डिंग क्या होता है, एक थर्मिट वेल्डिंग आपने नाम सुने होंगे। थर्मिट वेल्डिंग क्या है, इससे भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊं कि आप यदि दूर दराज का दो रेल की पटरी को जोड़ते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेल पटरी के दोनों पटरी, जैसे 100 फीट का एक टुकड़ा लिया, उसके बाद दूसरे टुकड़ा जो है उसको 5-10 mm 20 mm का गैप छोड़ के ऐसा रखा जाता है। रखने के बाद वहाँ पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, आयरन के पाउडर, ये दोनों को रख कर वहाँ पर है ना थोड़ा सा हीट करते हैं। जब थोड़ा सा हीट करते हैं उस चीज़ों को, तो वहाँ पर है ना एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, रासायनिक क्रिया, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनता है। जब इतना टेम्परेचर बनता है तो उसके आसपास के जो मेटल है वो भी पिघल जाती है, और जो फिलिंग है, आयरन उसके अंदर डाला गया है, वो भी एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके वो भी ऑक्साइड बना देती है और वो उनको जोड़ देती है और एक मजबूत जोड़ बनाता है। तो दोस्तों, ये वेल्डिंग करने का एक जो मेथड है, ये टेम्परेचर से हो रहा है, इसको केमिकल मेथड बोलते हैं और इसका नाम थर्मिट वेल्डिंग होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर का यूज़ किया जाता है, इसको यूज करके फिर वेल्डिंग किया जाता है। तो ये एक रासायनिक वेल्डिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ये सब कहाँ यूज होता है, तो आपको बताना है कि थर्मिट वेल्डिंग में यूज किया जाता है। कहाँ यूज होता है, रेल पात को या रेल पटरी को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है।
विद्युत आर्क वेल्डिंग, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। विद्युत आर्क का क्या सिस्टम रहता है, इसमें 2 टर्मिनल वेल्डिंग मशीन से आता है। वेल्डिंग मशीन में एक प्लस होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। तो इसको हम एक किसी जॉब में इस प्रकार से एक जॉब में जोड़ते हैं और एक इस प्रकार से यहाँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल नीचे है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जब हम यहाँ पर इसको टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहना शुरू होता है। जैसे ही बहता है, यदि उसके बीच में हम थोड़ा सा गैप बना दें तो क्या होगा, वहाँ रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो रेजिस्टेंस जब पैदा होता है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से बह नहीं पाती, जिसके कारण वो क्या बनाता है, आर्क जो है यहाँ एक आर्क उत्पन्न करती है। आर्क मतलब एक आप लो बोल सकते हो, जैसे आप चिंगारी देखे होंगे, आपने फुलझड़ी जलाई होगी, है ना। एक बड़ा सा एक आर्क बनता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं बह पाती है तो वहाँ पर एक आर्क बनती है। और नज़दीक ले जाएंगे तो फिर तो ये चिपक जाएगी, क्योंकि टर्मिनल सर्किट पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको सर्किट पूरा होने से पहले इसको यदि हम ऐसा रोक देंगे, टच करके यदि थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर एक आर्क बनेगी और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में टेम्परेचर जनरेट होगा। जब टेम्परेचर जनरेट होगा तो वहाँ पर क्या होता है, 4700 डिग्री सेल्सियस से 4000 मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट हो जाता है वहाँ पर। और इतने तापमान में जो भी धातु वहाँ पर होती है वो पिघल जाती है, और पिघल के फिर वहाँ पर ड्रॉप होने लगता है या पिघल के फ्यूज़न होकर वहाँ गिरने लगती है, जिससे वहाँ वेल्ड हो जाता है। तो ये इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ये एक सर्किट है इलेक्ट्रिक, जहाँ पर वेल्डिंग मशीन में से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, और सर्किट जब पूरा नहीं हो पाता है तो आर्क बनता है और वो 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट करता है, जिसके कारण वो वहाँ पर जो भी धातु होती है वो पिघल जाती है और फिर जुड़ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वेल्डिंग मशीन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, हमारे वीडियो में अभी कोई भी ये बाध्यता नहीं है कि 5 मिनट या 10 मिनट का, ठीक है। हम लोग ज़्यादा लेंथी वीडियो बना रहे हैं, आपके काम का ही है, इसीलिए मैं पहले बोल दिया कि जिनका काम का नहीं है वो देखने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि वेल्डिंग मशीन में क्या होता है। वेल्डिंग मशीन में दोस्तों 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो जब हम उसमें करंट देते हैं, जैसे 230 घर में होता है ना, 230 वोल्ट करंट हम डाल देते हैं उसमें, तो 230 वोल्ट करंट जब डालते हैं तो वो क्या करता है, करंट को कम मतलब वोल्टेज को जब आता है इसके अंदर मशीन के अंदर, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट में परिवर्तित कर देता है। अर्थात वोल्टेज वहाँ पर लो हो जाती है और करंट धारा तेज़ हो जाता है, बहाव तेज़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर पानी बहुत सारे स्टोर किया हुआ है, तो पानी है, लेकिन यदि उसको हम मोटे पाइप की जगह पतला पाइप कर देंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से वेल्डिंग मशीन का सिद्धांत होता है कि वोल्टेज लो और हाई करंट को एम्पियर में दर्शाया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग से जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है तो उसका करंट हाई हो जाता है, जिसके करंट को लेकर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जैसे आपके घर में कार होंगे, आपके घर में अलमारी दीवान होंगे या कोई बाल्टी वगैरह होंगे, तो उसमें आप उसके कुंदे को, कार के बॉडी को देखे होंगे। ऐसा एक 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 शीट को ऐसा आपस में रख कर, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड नीचे होता है, एक ऊपर होता है। इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोड में हाई फ्रीक्वेंसी करंट को जब देते हैं, एसी करंट को, तो यहाँ से करंट देते हैं, एक ऊपर से भी आता है। तो दो टर्मिनल जब आपस में यहाँ पे टच होता है, ये नीचे से एक टर्मिनल आया, एक ऊपर से आया, दोनों जब आपस में इस प्रकार से एक यहाँ से और एक यहाँ से आता है, तो एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों टर्मिनल यहाँ क्या करता है, दोनों करंट बहने लगती है। और ये जो पतले पतले शीट है, इसमें से जैसे ही करंट बहती है तो क्या होता है, ये पतली होने के कारण उसमें पिघलना शुरू हो जाता है, हीट जनरेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब करंट बहती है, आपने देखे होंगे कई बार बिजली की तार जो है ना किसी बिग पॉइंट में जल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने जो करंट वहाँ से दिया उसको, उस वायर को जितना मोटा होना था वो है नहीं, वो इसके हिसाब से कमज़ोर है, तो इसलिए वो पिघल गई। तो बस ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी इसी प्रकार से होता है। शीट मेटल वगैरह जो है वो पतला होता है, आपके कॉपर का कंडक्टर जो है वो हेवी है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से इसको बहना था, सर्किट पूरा करना था, लेकिन इसके बीच में पतला जो चीज़ है, पतले चीज़ों का है वो है शीट, है ना। तो शीट पतले होने के कारण क्या होता है, वो यहाँ पर पिघल जाती है और प्लास्टिक अवस्था में आ जाती है, और उसमें प्रेशर भी दिया जाता है नीचे से जो है, ऊपर से जो आए उसमें कई केजी में या कभी कभी उसको कुंटल में भी
ऐसा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो एक तो उसमें पिघला हुआ अवस्था में थी वो, ऊपर से आपने प्रेशर दे दिया तो जैसे कच्ची मिट्टी या आटे को यदि आप ऐसे ज़ोर से दबा दोगे तो पिघला हुआ अवस्था में तो है ही ऑलरेडी वो प्लास्टिक अवस्था में, तो वो क्या कर जाएगा, वो छूट जाता है। इसी मेथड से हम शीट मेटल को जोड़ते हैं। हम जो कार की बॉडी वगैरह देखते हैं, बाल्टी की कुंदे देखते हैं या तरह तरह के जो शीट मेटल वर्क होता है उनमें इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। कुछ पाइप्स होते हैं, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, तरह तरह की वेल्डिंग जो होती है वो सब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसमें कॉपर का कंडक्टर होता है और प्रेशर भी जनरेट करते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा मैकेनिकल मेथड क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास पार्ट ए है और पार्ट बी है, जो भी मिल रहा है उसी को दिखाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे क्योंकि है मज़ेदार चीज़ें। अब पार्ट ए है और पार्ट बी है, इन दोनों को जोड़ना है। हमारे पास मैकेनिकल मेथड है। अभी मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि यदि हम किसी भी मेटल को दूसरे मेटल के साथ लगातार फ्रिक्शन करें, लगातार रगड़े, तो एक समय ऐसा होगा कि वो जो फ्रिक्शन है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ज़्यादा हीट होने, है ना, हम दो हथेली को यदि ऐसे ऐसे करते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर आपको महसूस होता है कि यार ये बहुत गर्म हो चुका है। तो मेटल है, मेटल में हीट होता है। दोनों मेटल को आप यदि लगातार ऐसा फ्रिक्शन कराएंगे, ऐसा घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, तो क्या होगा, वो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो हीट बहुत हेवी होगा और रेड कलर में जनरेट हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और बाद में वो एक ऐसे अवस्था आएगी जब उसे जैसे आप छोड़ दोगे तो वो क्या घूमते 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 वो मेल्ट हो जाता है कि नहीं। आपने इंजन में देखे होंगे, क्या इंजन सीज हो गया, मैकेनिकल बोलता है, मैकेनिकल के पास जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो तो बोलते हैं कि इंजन सीज हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि इंजन के अंदर जब ऑयल नहीं होता है और पिस्टन को तब भी उस चलना होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये ध्यान नहीं रखते कि ऑयल कब डालना है कब नहीं डालना है। तब ऐसी परिस्थिति बनती है कि मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ऑयल फिल्म नहीं होता है, तो उसमें फ्रिक्शन के कारण वो आपस में एक परिस्थिति ऐसा बनती है, ज़्यादा हीट होने से वो चिपक जाती है। इसको बोलते हैं सीजिंग होना या सीज हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो मैकेनिकल मेथड में कोई सिलेंड्रिकल पार्ट को जब कहीं जोड़ना है तो उसको अच्छे से दोनों को घूमते हुए जगह में छोड़ दो, वो सीज हो सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे। यदि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है ना वीडियो को देखकर, इस प्रकार से चीज़ें जानकारी को मिलने से आपको यदि अच्छा महसूस हो रहा है तो आप है ना मेरे वीडियो को थोड़ा सा कमेंट्स करना, क्योंकि आप कमेंट्स करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आप अपने दोस्त को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि शेयर करेंगे तो फिर उनको भी मिल जाएगा जिनको ज़रूरत है। अब हम लोग दोस्तों हैंड वेल्डिंग के लिए हैंड स्किन और हेलमेट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से हैंड स्किन होता है, हालांकि थोड़ा टूट गया है ना, ये टूटे हुए कांच में मत जाना, मेरी भावना में जाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना। इस प्रकार से जो होता है वो हैंड स्किन होता है, ये हाथ से पकड़कर, ये जो एक कांच होता है ये इस प्रकार से, ये कांच से जब हम देखते हैं, देखकर वेल्डिंग करते हैं। ये हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास छोटे मोटे टारगेट होता है, थोड़ा शॉर्ट वेल्डिंग करना होता है, छोटे छोटे वेल्डिंग करना होता है, तब हम इसको एक हाथ से पकड़ कर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें बड़ी वेल्डिंग करनी होती है या अधिक मात्रा में वेल्डिंग करनी होती है तब इस प्रकार से हैंड स्किन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक हाथ यदि हमेशा खड़े ही रहेंगे तो फिर हम थक जाएंगे, तो इसका यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब वेल्डिंग करते हैं तो वो जब मेटल के साथ और क्रिया करती है ना, उसके जो फ्लेक्स रहता है, फ्लेक्स में बहुत सारे केमिकल रहते हैं, उसमें मेटल्स रहते हैं, है ना, सिलिकॉन, फिर मैग्नीज, फास्फोरस, तरह तरह की चीज़ें रहती है। तो वो जब जलती है तो एक बहुत मतलब आपको गंदा टाइप का लगेगा, फ्यूम निकलता है उसके अंदर से, धुआं निकलता है। और वो जो धुआं रहता है ना, वो सिर्फ निकलता गंदा नहीं है या स्मेल गंदी नहीं है उसकी, उसमें से रेडिएशन निकलता है। वो जो धुआं होता है वो जब जैसे स्किन में लगते हैं ना, तो वो स्किन, हमारी स्किन जो उतने सेंसिटिव स्किन होता है वो निकल जाता है, तो हमको बचाना होता है। बहुत सारे जो कारीगर होते हैं या वेल्डर होते हैं, बहुत अच्छा होता है, उनको समझदारी होती है इन चीज़ों का, क्योंकि इंसान जल जल के समझता है, मतलब जब वेल्डिंग करता है तो उसको इतने बार जलना पड़ता है, इतनी चिंगारी आती है उसके ऊपर,
तो वो समझ जाता है, वो अपने पूरे बॉडी को ढाक लेता है, सर को ढाक लेता है, अप्रोन बाकायदा पहनता है, नीचे सेफ्टी के लिए भी एक लेदर का एक गार्ड होता है वो पहन लेते हैं, शूज़ गार्ड बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें पहनने के बाद फिर वेल्डिंग करते हैं तो थोड़ा सेफ रहता है। हालांकि बहुत गर्मी लगती है वेल्डिंग करने के बाद, पर करना तो पड़ेगा, कोई तो करेगा। तो दोस्तों उससे आपको डरना नहीं है, आपको सेफ्टी लेना है। तो छोटे मोटे काम के लिए आप हैंड स्किन यूज कर सकते हैं। यदि बड़ा है तो आपको हेलमेट आता है वेल्डिंग के लिए, पूरा हेड स्किन होता है, वो पूरा कवर करता है, एक बड़ा सा होता है, वो ऊपर उठा लेते हैं कारीगर। और फिर उसको जैसे उसको लग रहा है कि हाँ एक बार वेल्डिंग होने लगा है, क्योंकि जब इस कांच से आप देखते हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ वो वेल्डिंग के आर्क ही दिखता है और ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि जहाँ एकदम रेड कलर का होता है, मतलब वाइट या रेड कलर का, वही चीज़ दिखता है, नहीं तो इससे इस ग्लास से कुछ भी नहीं दिखती है। इस ग्लास का भी बहुत सारे शेड आते हैं, नंबर में आते हैं। जैसे आपको हैवी काम करना है तो आपको शेड के नंबर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो हम लोग अब देखेंगे कि शेड का ग्लास, देखिए जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से रेडिएशन निकलता है और हैवी रेडिएशन होता है, और उसके आर्क जो लगते हैं वो आँखों में लगने के बाद आँखों से कुछ दिखता भी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है यदि आपको लग गई तो आपको हो सकता है कि 1-2 दिन तक कुछ ना देखें। तो ऐसा यदि होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी आँखों को ठंडा होने दीजिए। ककड़ी आता है ना, खीरा ककड़ी, उसको लेकर आँखों में सामने रख दीजिए, ढक दीजिए, तो आपको रिलीफ मिलेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आलू को काट के चिप्स के जैसा बनाते और हर 10 मिनट में उसको चेंज करते रहे तो भी आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। या आप कभी कभी यदि इससे नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, कभी कभी पेन किलर जो आते हैं आइबुप्रोफेन, उसको खाने से भी रिलीफ मिलता है, पर आप डॉक्टर की सलाह से ये ले सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। तो रेडिएशन को 15 मीटर दूर से आप देख सकते हैं। यदि उससे नज़दीक से देखेंगे तो आपको रेडिएशन लगेगी इसके वेल्डिंग के, और आपकी आंखें जो है धुंधली जैसे हो जाएगी, आपकी आंखें जो है कोई रिएक्शन नहीं करेगा। आप जैसे ही लाइट को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कांटा घुस रहा है उसके अंदर, तो उससे बचे। इसके लिए आपको वेल्डिंग का जो है वो कांच अलग से ग्लास आता है, इस प्रकार से ग्लास का यूज करना है। उसके नंबर होते हैं, शेड नंबर ग्लास के, और कितने रेंज में आपको यूज करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आपके जो शेड के नंबर है, आप दुकान में टेक्निकल शॉप में जाकर बोलिए कि 5 से 7 नंबर, मतलब 30 एम्पियर करंट में आप यूज कर सकते हैं। क्या होता है ना, कम करंट में आपको 5 से 7 नंबर का शेड यूज करना है। यदि आप ज़्यादा एम्पियर का करेंगे तो आपको वेल्डिंग कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ में आया, वो थोड़ा पतला होता है। जैसे नंबर बढ़ता है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ऐसे ही आप यदि आप मात्र 100 एम्पियर तक के करंट में वेल्डिंग करते हैं तो आपको 8 से 9 नंबर के जो गेज होते हैं वो यूज करना है। आप यदि 100 से 300, सबसे कॉमन साइज ये है, 100 से लेकर 300 एम्पियर में सबसे ज़्यादा लोग वेल्डिंग करते हैं। उसको 10 से 11 गेज के शेड आते हैं, एक जो नंबर आते हैं वो वाला ग्लास यूज करते हैं। जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ते जाती है वैसे वैसे इसकी महंगाई भी बढ़ती जाती है, मतलब इसके रेट भी बढ़ जाता है। 12 से यदि 14 नंबर के आप ग्लास ले रहे हैं शेड के, तो आप 300 एम्पियर से अधिक करंट पे वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसे वेल्डर है जो आप हैवी स्ट्रक्चर वाले जॉब में वेल्डिंग करते हैं तो आप 300 एम्पियर से अधिक करंट पर वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपको मैं पहले ही दिखाया था कि जो चश्मा होता है अर्थात ग्लास होते हैं वो इस प्रकार से, ये ऐनक बोलते हैं इसको, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। इसमें क्या रहता है, एक रहता है वाइट वाला, जैसे ये देख रहे हैं आप। इससे क्या होता है, जैसे आपको कोई डायमेंशन लेना है, कुछ चीज़ देखनी है, वेल्डिंग कहाँ करना है वो देखना है, तो पोजीशन देख के जैसे हमने देखा कि हाँ यहाँ है, तो ऐसे टच करने के बाद फिर इसको ऐसे हाथ से ढाक दो। तो ढाकने के बाद फिर आपको क्या देखना है, ये आपके ग्लास से आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ये वाला काला वाला शेड से आपको दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग बचपन में इससे क्या देखते थे, सूर्य ग्रहण। यदि आप लोगों ने कभी देखे तो मेरे को कमेंट्स करके बताया कि आपने कभी देखा है सूर्य ग्रहण इससे। मेरे मामा जी वेल्डर है और वो हमको बताते थे कि इससे देख सकते, तो हम लोग देखते थे उससे। यदि आपने कभी देखे हो तो मुझे एक बार कमेंट्स करके बताइए जल्दी से। चलिए, और दोस्तों मैं फिर से आपको वो बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे वीडियो को देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आपका काम का है, तो दोस्तों आप थोड़ा आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा कमेंट्स तो करते रहिएगा, है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों अर्थिंग क्लैम्प के बारे में। ये अर्थिंग क्लैम्प होता है, ये जो अर्थिंग क्लैम्प है ना, ये अर्थिंग क्लैम्प का यूज ये है कि आप जॉब के साथ उसको लगा दीजिए, इस प्रकार से उसको लगा दीजिए। ये लगाने के बाद फिर आप उसको दूसरे जो हेड है उसके मशीन में डाल दीजिए और एक टर्मिनल वैसे आप निकाल लीजिए मशीन के अंदर से और फिर वेल्डिंग करिए।
तो ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं पीतल के अच्छे वाले। और नॉर्मल वाले जैसे मेरे हाथ में है ये दोस्तों थोड़ा सा कमज़ोर टाइप के हैं, मतलब कमज़ोर बोले तो ये तो मुझे महसूस हो रहा है ऐसा कि जीआई का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये सस्ती मशीन ये है, सस्ते ये है, आपको दिखाने के लिए है, इसलिए ये चल जाएगा। तो आपको जब एग्ज़ाम में देना है तो पीतल पे लगाना है। और जो इसके जो होल्डर होते हैं ना, ये वाला ये तो कॉपर का होता है, और ये कॉपर का है भी, यहाँ दिख रहा है ये यहाँ पर, ये होल्डर बोलते हैं इसको, ये कॉपर का है, ठीक है। तो ये कॉपर का है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी मशीन कितने प्रकार की होती है। तो वेल्डिंग मशीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक होता है एसी वेल्डिंग मशीन, दूसरा होता है डीसी, ठीक है ना। तो एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट वाला मशीन, जो कि हम घर पे जो बिजली यूज करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट होता है। मतलब इसके जो करंट जो बहती है वो अल्टरनेट ऐसा जिगजैग बहती है। 1 मिनट में 50 हर्ट्स होते हैं इसके फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको एसी बोला जाता है। और डीसी में जो करंट बहती है, इलेक्ट्रॉन जो बहता है वो सीधे एक्सिस में बहता है, इसलिए एसी करंट में लोग बच जाते हैं, वो चिल्लाते रहता है। लेकिन डीसी में ज़्यादातर जो है वो करंट जो है सीधे बहती है। जो भी टर्मिनल बन रहा है, मान लीजिए आपके पैर से अर्थिंग मिल रहा है या न्यूट्रल मिल रहा है, और आपने हाथ से फेस को पकड़ लिया, तो करंट कैसे बहेगी, यहाँ से सीधे बहेगी और एकदम सीधे होते हुए उसको टर्मिनल को पूरा करेगा, सर्किट को पूरा करेगा। तो दोस्तों इससे इंसान ज़्यादा जल्दी मरते हैं, चिपक जाते हैं। यदि आपने देखे होंगे कई बार रेलवे की जो लाइन होती है वो डीसी करंट होते हैं, तो उसमें लोग चिपक जाते हैं, उनमें मौका नहीं मिलता है हिलने डुलने का। लेकिन घर के जो करंट होते हैं उसको पकड़ के लोग आओ हुआ मतलब जैसी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से तरंग करते हुए आपने देखे होंगे। तो मशीन जो होती है वो एसी वेल्डिंग मशीन जो होते हैं उसमें 50 हर्ट्ज साइकिल होता है, और ये मशीन ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें डीसी जनरेटर या वेल्डिंग मशीन जो होते हैं, क्या करते हैं उसमें एसी मशीन को फिर हम डीसी में कन्वर्ट भी करते हैं, तो डीसी में बदला जाता है। तो डीसी वाला क्या होता है ना, डीसी वाला मतलब डायरेक्ट करंट वाला मशीन होता है। तो इसको हम लोग बनाते हैं एसी करंट को लेकर, एक रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसको कन्वर्ट करके फिर हम डायरेक्ट करंट बनाते हैं और उससे भी वेल्डिंग करते हैं। अच्छी वेल्डिंग की क्वालिटी यदि देखा जाए तो डीसी वेल्डिंग मशीन से मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास एसी नहीं है, मान लीजिए हमारे पास एसी की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे डीसी जनरेटर, डीजल जनरेटर जो आते हैं उससे भी हम करंट पैदा कर सकते हैं। आपने शादी ब्याह में देखे होंगे कि डीजल डालते हैं, हैंडल से घुमा के चालू करते हैं और फिर उससे करंट बनती है। अल्टरनेटर लगा होता है उसके सामने, अल्टरनेटर से एसी करंट निकलती है ना। तो डीजे सेट भी आता है, डीजल जनरेटर सेट, जिससे हम करंट बनाते हैं, फिर उसको एसी बनाते हैं। एसी से वेल्डिंग करना है तो आप एसी मशीन यूज कर लीजिए, डीसी से वेल्डिंग करना है तो आप रेक्टिफायर यूज कर लीजिए। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मुझे आप बताइएगा। और देखिए ये मेरा नॉन स्टॉप वीडियो है, इसमें ज़्यादा कट एडिट वेडिट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यदि कोई शब्द आप यदि ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे इसमें कोई भी ऐसा कोई मतलब अहंकार नहीं होगा कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आप यहाँ से कुछ गलत बोले, ऐसा मुझे मेरे जानकारी होते हुए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यदि होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप वेल्डिंग रेक्टिफायर के बारे में जान गए कि वेल्डिंग रेक्टिफायर जो होता है वो एसी से डीसी करंट में बदला जाता है, ठीक। तो इसके बाद का जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि मेरा बहुत सा और भी थोड़ा काम रहता है। तो आप इस प्रकार से ढेरों और वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहिएगा आप सब्सक्राइब करके। और इस टाइप के बहुत सारे और भी चीज़ें की जानकारी जो है इसी सरल वे में बिना बोर्ड में लिखे सिर्फ बातों से ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए धन्यवाद।